हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है नदीम और आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन की इस पहली क्लास में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगे। क्या आपको पता है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यानी समतल कोण और घन कोण में असली फ़र्क क्या है। अक्सर बच्चे इनकी परिभाषा में ही फंसे रहते हैं, लेकिन आज हम लोग केक की स्लाइस और कोन वाली आइसक्रीम की एग्जाम्पल्स से इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को मक्खन की तरह साफ करेंगे। वीडियो के एंड तक में आप सिर्फ यूनिट्स ही नहीं बल्कि उन्हें असल सवालों में अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दुनिया को नापने का सफर। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, चाहे उसे हमने अपनी आंखों से देखा हो या ना देखा हो, लेकिन वो आज से नहीं करोड़ों साल पहले से अस्तित्व में है, वजूद में है, एग्जिस्ट करती है। ऊपर वाले ने जो भी चीजें बनाई है काफी सोच समझकर बनाई है। यूं ही बिला वजह कोई भी चीज नहीं बना दी गई। हाँ, वो अलग बात है कि वो चीज हमारे नॉलेज में नहीं है। आज भी बहुत सारी चीजों पर रिसर्च चल रही है। खैर, ऊपर वाले ने जो कुछ भी बनाया है इंसानों के फायदे के लिए बनाया है, तो हम इंसान को उसका फायदा उठाते रहना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग नेचर को फिजिक्स के नजरिए से समझेंगे। फिजिक्स कोई इक्वेशन नहीं है, बल्कि फिजिक्स डील्स विथ नेचर एंड इट्स लॉज। यानी फिजिक्स जो है नेचर के लॉ को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं सबकी अपनी क्वांटिटी है और उनकी अपनी क्वालिटी भी है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग एग्जाम्पल ले लें मिट्टी का, तो आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे रेड सॉयल, एलुवियल सॉयल, क्लेई सॉयल, ब्लैक सॉयल। कई प्रकार की मिट्टियां हमारे भारत देश में पाई जाती हैं और इनकी क्वांटिटी की बात करें तो कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम है। रेगिस्तान वाले इलाके में बालू सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर कोयले का एग्जाम्पल ले लें तो कोयला भी कई प्रकार का होता है, जैसे एंथ्रासाइट हो गया, दूसरा बिटुमिनस कोल हो गया, तीसरा लिग्नाइट कोल हो गया, चौथा हमारा हो गया पीट कोल। तो जो सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है उसका नाम है एंथ्रासाइट, जिसमें 90% तक कार्बन पाया जाता है। यानी वो सबसे हाई क्वालिटी का कोयला है, सबसे ज्यादा देर जलता है और सबसे कम धुआं निकालता है। और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको हम लोग पीट कोल बोलते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है सब बिटुमिनस, जिसमें 50 से 60% कार्बन होते हैं। ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है जो सबसे कम देर जलता है और ज्यादा धुआं निकालता है। तो और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस सारे इलाके में पाया जाता है, लेकिन और भी अलग स्टेट से जहां पर ये पाया ही नहीं जाता। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं सबकी अपनी क्वांटिटी है और उनकी अपनी क्वालिटीज भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिकल क्वांटिटी, यानी वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सकते हैं और जो फिजिक्स के नियम को दर्शाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जिन राशियों को मापा जा सकता है और जिनका उपयोग भौतिकी के नियमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं और जो फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब करता है, दर्शाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मास, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा हो गया लेंथ, और क्या हो गया वॉल्यूम। ये सब हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं लेंथ की, तो क्या लेंथ को हम लोग नाप सकते हैं, लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं? हाँ, नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं।
क्या ये फिजिक्स के नियम को दर्शाता है? तो हाँ, बिल्कुल दर्शाता है। तो लेंथ क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसी तरह हम लोग अगर मास को ले लें तो क्या मास को हम लोग नाप सकते हैं? हाँ, हम लोग किलोग्राम में नाप सकते हैं। क्या ये फिजिक्स के लॉ को दर्शाता है? तो हाँ, ये फिजिक्स के लॉ को दर्शाता है। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्या हम लोगों का एंगरनेस और या हम लोग बोले हैप्पीनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं गुस्सा और खुशी, क्या हम लोग एंगरनेस और हैप्पीनेस यानी गुस्सा और खुशी को नाप सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 5 किलो गुस्सा हूं तो क्या बात बनेगी क्या? नहीं। क्या हम लोग बोले कि जो है मैं 10 मीटर बहुत खुश हूं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो क्या ये फिजिक्स के नियम को दर्शा रहा है? नहीं। क्या हम लोग इसको नाप तोल कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो एंगरनेस और हैप्पीनेस ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी होने का शर्त क्या है? वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सकते हैं और जो फिजिक्स के नियम को दर्शाता है। दूसरा टर्म आता है उसी में यूनिट। यूनिट हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि की तुलना ज्ञात मानक राशि से की जाती है। इसे भली भांति परिभाषित मानक राशि को मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो आपको उसके स्टैंडर्ड क्वांटिटी से उसकी तुलना करवानी पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? ये वैसी क्वांटिटी है जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर। पूरी दुनिया में अगर लंबाई का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। मास का अगर कोई यूनिट होगा तो वो किलोग्राम होगा। कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके साथ आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट लगाना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है नंबर इनटू यूनिट। अगर आप किसी भी नंबर के साथ उसके आगे यूनिट लगाते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। जैसे हमने कहा 5 kg, तो 5 क्या हो गया हमारा नंबर, kg क्या हो गया हम लोगों को यूनिट। अगर मैं बोलूं 10 मीटर तो 10 क्या हो गया हमारा नंबर और मीटर क्या हो गया हमारा यूनिट। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तब जो फिजिकल क्वांटिटी बनता है उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है लेंथ यानी लंबाई। अगर मैं बोलूं कि 5 kg तो ये मिल करके एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगा जिसका नाम होगा मास। यानी अगर आपको मास को नापना है तो आपको उस नंबर के साथ उसकी यूनिट किलोग्राम लगानी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, एक रॉड है जिसकी लंबाई क्या है 5 मीटर है। तो आप सिर्फ 5 के साथ आपने जो नंबर लगाया वो रहा 5 और उसकी यूनिट हो गई हमारी मीटर। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। इसी को हिंदी में दे रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा यानी डेफिनेशन हो गई कि पदार्थ या प्रणाली की वो ग्रन जिसे मापा जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि वैसी क्वांटिटी जिसको मेजर की जा सके और उसका फॉर्मूला है क्या? Q इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट, जहां पर n क्या है? संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं, और U जो है हम लोगों का क्या है? मापन की इकाई यानी मेजरमेंट का जो है यूनिट है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। एक डायरेक्शन के बेस पर बांटा गया है जिसको बोलते हैं दिशात्मक गुणों के आधार पर, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक हमारा है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्यमान यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मास, ये हो गया हमारा समय यानी टाइम, ये हो गया डिस्टेंस यानी दूरी। तो वो राशियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड होता हो उसको हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं? वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा क्या हो गया? फोर्स यानी बल, विस्थापन यानी हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे हम डिस्टेंस हमारा जो है आ गया, दूरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में फर्क क्या है? मान लिया मैं कहा कि जो है ना, मैं 10 किलोमीटर से चल करके आ रहा हूँ, तो ये जो 10 किलोमीटर, आपने सिर्फ 10 किलोमीटर बोला है, आपने सिर्फ बात की है मैग्नीट्यूड की, बात किया है आपने सिर्फ परिमाण का। ठीक है, आपने डायरेक्शन नहीं बताया। लेकिन आप जैसे ही बोल दोगे कि मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ से चल के आ रहा हूँ या मैं 10 किलोमीटर पश्चिम से चल करके आ रहा हूँ, तो आपने जैसे ही कहा कि मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ से चल करके आ रहा हूँ, तो ये आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन भी बता रहा है। तब ये आपका हो जाएगा क्या? वेक्टर क्वांटिटी। यही फर्क है इसमें। दूसरा क्या है हम लोगों का? निर्भरता के आधार पर, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। अगर हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी को बांटना है तो हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक हो गया हम लोगों का मूल राशि, दूसरा हो गया हम लोगों का व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, वो स्वतंत्र होती है, वो इंडिपेंडेंट है, एकदम आजाद है, उसको किसी और यूनिट की, किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद में ही संतुष्ट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या होता है? हमें फंडामेंटल यूनिट का मदद लेना पड़ता है। बिना फंडामेंटल यूनिट के मदद के आप डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो जो फिक्स है हमारा लेंथ, लंबाई का मीटर होता है, ये किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। मास, द्रव्यमान यानी मास, मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है, ये किसी अदर क्वांटिटी पर, अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर आपको डिराइव्ड क्वांटिटी बनाना है तो उसमें आपको फंडामेंटल यूनिट की मदद लेनी पड़ती है। तो हम लोग जानते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा एक लेंथ, एक आ जाता है हम लोगों का मास, एक आ जाता है हम लोगों का टाइम, एक आ जाता है हम लोगों का टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह से 7 हम लोगों के फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या होता है? बिना फंडामेंटल क्वांटिटी के आप डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने ले लिया एरिया, एरिया एक फॉर्मूला है जो लंबाई बटा चौड़ाई से मिलकर के बनती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ क्या है हम लोगों का? लेंथ ही तो हम लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब तक आप लेंथ को लोगे ही नहीं, आप एरिया बना ही नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है ना मास इनटू एक्सेलरेशन। बिना, और यहाँ पर जो मास है वो क्या है हम लोगों का? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बिना फंडामेंटल क्वांटिटी को लिए बिना आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो फोर्स क्या है? फोर्स है डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक्सेलरेशन, नाम सुना होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी वेलोसिटी को हम लोग टाइम से भाग दे देते हैं, तब जाकर के एक्सेलरेशन बनता है। तो यहाँ पर जो टाइम है, टाइम हम लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये एक्सेलरेशन इस फंडामेंटल क्वांटिटी को लेकर के बना है। अगर इसमें से टाइम हम हटा देंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं बनेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कब बनेगा? जब हम लोगों को फंडामेंटल
क्वांटिटी यानी कि आपको टाइम हर हाल में लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है। तो आपको समझ में आया, जो फिजिकल क्वांटिटी है दो तरह से बांटा गया है, एक डायरेक्शन के बेस पर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और डिपेंडेंसी के आधार पर, निर्भरता के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहता है कि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग इलाके में मापने का अलग अलग पैमाना था। हर कंट्री, हर इलाका अपने अपने तरीके से नापती थी, जिसमें सबसे ज्यादा तीन चीज पॉपुलर था, एक FPS सिस्टम, एक MKS सिस्टम, एक CGS सिस्टम। ये तीन सिस्टम थे जो काफी ज्यादा चलन में थे। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं FPS सिस्टम के बारे में, जिसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस प्रणाली में, इस सिस्टम में जो मास है हम लोगों का, यानी द्रव्यमान, जो लंबाई है हम लोगों का, और जो टाइम है हम लोगों का, इसकी जो यूनिट थी पाउंड में नापी जाती थी। अगर आपको मास को मेजर करना है FPS सिस्टम के हिसाब से, तो मास का जो यूनिट था वो क्या है, पाउंड। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट है वो हम लोगों को क्या है, फुट। और टाइम की बात करें तो टाइम का हम लोगों को क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो FPS सिस्टम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम को बोलते हैं। आज भी इंडिया, USA वगैरह में मास का पाउंड यूज होता है। जैसे इंडिया में आप केक लेने के लिए जाओगे तो आपको जो केक है ना वो पाउंड में मिलेगा, या अगर आप जिम जाते हो और एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो जो डंबल आप उठाओगे ना, तो उस डंबल में जो उसका वजन लिखा रहेगा वो भी पाउंड में लिखा हुआ रहता है। तो आज भी USA और म्यांमार जैसे इलाके में FPS सिस्टम यूज किया जाता है, इंडिया में भी यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हम लोगों का, CGS सिस्टम। ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट है, इसको हम लोग छोटी यूनिट के तौर पर जानते हैं। जैसे इसमें C फॉर क्या हो गया, सेंटीमीटर, G फॉर हो गया हम लोगों को ग्राम, और S हम लोगों को हो गया सेकंड। ठीक है, इस सिस्टम में मास की यूनिट आपको, लेंथ की यूनिट आपको, और टाइम की यूनिट आपको ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में लेते हैं। आज भी जैसे साइंस लैब में क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं ना है, उसको थोड़े मात्रा में यानी ग्राम में नापा जाता है, तो लेबोरेटरी में ये CGS सिस्टम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट जो है ना सबसे छोटी यूनिट के तौर पर देखते हैं यहाँ पर। जैसे आज भी फोर्स कि अगर SI यूनिट की बात करें तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन इसकी छोटी यूनिट की बात करें तो छोटी यूनिट में आता है डाइन। ये क्या है, ये हम लोगों का CGS सिस्टम में है, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, एनर्जी का जो यूनिट होता है CGS सिस्टम में, एनर्जी को CGS सिस्टम में हम लोग अर्ग बोलते हैं, ERG। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, MKS सिस्टम। इस सिस्टम में मास की जो यूनिट है हम लोगों को क्या करते हैं, किलोग्राम रखते हैं। M स्टैंड्स फॉर मीटर और S स्टैंड्स फॉर क्या हो गया, सेकंड। इस सिस्टम में जो मास की जो यूनिट हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, किलोग्राम। जो लेंथ की यूनिट होगी ना वो हम लोग लेंगे मीटर में, और जो टाइम की यूनिट होगी वो हम लोग लेंगे किसमें, सेकंड में। ज्यादातर दुनिया जो है MKS सिस्टम को अपनाई थी, और इसी को बाद में अपग्रेड करके SI यूनिट बनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ये क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट,
जहां पर सारी दुनिया में मापने का जो तरीका होगा, जो मापदंड होगा, वो एक ही होगा। जैसे लैंग्वेज में बात करें तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चाहे आप चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे आप रशियन हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे आप हिंदी ही क्यों ना हो, आप अपने अपने इलाके में अपनी जबान, अपनी भाषा बोलते होंगे। लेकिन अगर सभी कोई एक मंच पर आ गए तो आपको एक ही लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, वो है इंग्लिश, ताकि चाइनीज, जापानीज, रशियन, फ्रेंच सारे आदमी जो है एक ही लैंग्वेज को समझ सके और आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ठीक वैसे ही सारी दुनिया में अपने अपने तरीके से माप रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक यूनिट मानना है तो स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो तय की गई है इंटरनेशनली कि पूरी दुनिया में अब एसआई यूनिट जो होगा, मापदंड जो होगा या मापने का जो तरीका होगा, वो एक ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आप ये नहीं बोलेंगे। अगर आपको मेजर करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट नापना पड़ेगा। तो 7 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 7 स्टैंडर्ड यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट से लिया गया। ठीक है, जैसे हम लोगों का हो गया मास, मास का किलोग्राम, लेंथ का हो गया हम लोगों को मीटर, ठीक है, टाइम का हो गया हम लोगों को सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया हम लोगों को एम्पियर, मास का मीटर, लेंथ का हम लोगों को क्या हो जाता है, मास का हो गया हम लोगों को किलोग्राम, लेंथ का हो गया हम लोगों को मीटर, टाइम का हो गया हम लोगों को सेकंड। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैनेडेला। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को ही जो है इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। आपको हिंदी में भी दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली, एसआई सिस्टम। ठीक है, जिसको आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1971 में। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सातों को स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली बनाई गई। ठीक है, फिर बाद में जो है, अभी कितने हैं टोटल? 7 है। फिर और आगे चल के जोड़ा गया, कितने जोड़े गए? 2। तो अभी हम लोगों को टोटल 9 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसमें जो 2 जोड़ा गया ना, वो हम लोगों को आता है सप्लीमेंट्री यूनिट की, जिसको हम लोग हिंदी में पूरक मात्रक भी बोलते हैं। पूरक मात्रक ये 2 तरह का होता है, एक प्लेन एंगल और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता ना है, ये 2D फिगर के लिए है, और जो सॉलिड एंगल है वो हम लोगों का 3D फिगर के लिए है। मान लिया, इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? अगर आपको एंगल निकालना हो तो एंगल की जो यूनिट है वो हम लोगों की डिग्री में नहीं जाती है, वो हम लोगों की जाती है, एंगल को हम लोगों को नापना हुआ तो हम लोग एंगल किस में नापेंगे? रेडियन में नापेंगे। ठीक है, नेचर जो है वो डिग्री को नहीं समझता है, क्योंकि डिग्री को जो है इंसानों ने अपनी आसानी के लिए बनाया है। नेचर किसको समझता है? तो नेचर समझता है रेडियस को, और किसको समझता है? लेंथ को। नेचर जो है रेडियस और लेंथ को समझता है, नेचर डिग्री को नहीं समझता है। अब ये रेडियस और लेंथ कैसे निकल करके आया? मान लिया कि हम लोग ना एक धागा लेते हैं, ये एक धागा है, ठीक है, जिसकी एक लेंथ है, हमने एक एल मान लिया। अब इसको घुमा करके हम लोग एक सर्किल इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इस धागा को हम लोग क्या करें, यहाँ से हटा देते हैं। हमारा सर्किल तो बन गया, अब धागा का कोई काम नहीं है, हम क्या कर देते हैं, धागा को निकाल लेते हैं। अब धागा का एक टुकड़ा हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और उसको उस सर्किल पर इस तरह से ऐसे चिपका दे कि वो सर्किल पर पूरा बिछ जाए। ठीक है,
अब इस कोने से अगर सेंटर पर हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। इस कोने धागा का एक छोर और ये दूसरे छोर से हम लोग सेंटर पर मिलाएंगे तो एक हम लोगों को सेंटर पर से एक एंगल बनता हुआ दिखेगा ना। इसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा। और इस थीटा का जो एंगल है, इसका जो यूनिट होगा उसको हम लोग रेडियन में नापेंगे, उसको हम लोग डिग्री में नहीं नापेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों को, ये हो गया हम लोगों को रेडियस और ये हो गया हम लोगों को आर्क, सर्किल का एक टुकड़ा। ये क्या हो गया, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जब आर्क और रेडियस बराबर हो जाते हैं तब जाकर के हम लोग कहते हैं एक रेडियन। जब एक सर्किल का एक टुकड़ा, जैसे ये हम लोगों का केक है, केक को एक टुकड़ा काट के अगर इस तरह से बाहर निकाल लिया तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक एंगल बन रहा है इस छोर पर, यहाँ इस पॉइंट से इस सेंटर पर और यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर मिला देते हैं तो आपको देखोगे कि आप एक एंगल बन रहा है। तो ये जो इस टुकड़े का एंगल क्या है, इस टुकड़े का एंगल है एक रेडियन। अगर हमें पूरे केक का या पूरे सर्किल का हम लोगों को एंगल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर पूरे सर्किल का आपको एंगल निकालना हो तो वो आपको कितना आएगा, जैसे एक सर्किल हम लोगों को मैथ में पढ़ा है कि एक सर्किल हम लोगों का 360 डिग्री का होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सर्किल है हम लोगों का, सर्किल का जो बाहरी पेरीमीटर बोले या हम लोग इसको सरकमफेरेंस बोले सर्किल का, तो क्या होता है 2πr होता है ना। सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो 2πr है। और अभी हमने देखा कि जब आर्क और रेडियस बराबर हो जाता है तब हम लोग उसको एक रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक रेडियन। तो क्या हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या 360 डिग्री बराबर होता है 2π और r की जगह पर हमने एक रेडियन डाल दिया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन हम लोगों को हो गया। ठीक है, जब इसको हम लोग आधा करेंगे तो ये हो जाता है हम लोगों को 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का आधा करेंगे हम लोग तो 2 से 2 काट देते हैं तो क्या आ जाता है, 180 डिग्री बराबर हो जाता है पाई रेडियन हो जाता है। ठीक है, और इसको अगर 90 डिग्री में करेंगे तो π/2 और इसको 45 डिग्री पर हम लोग बोले तो कितना हो जाता है, π/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, π/4। ये क्या है, ये सारे हम लोगों के रेडियन है। तो समझ में आया कि डिग्री को हम लोग जो है ना क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इंसानों का खुद का बनाया हुआ है। जो नेचर है ना वो डिग्री को नहीं समझती है। ठीक है, वो किसको समझेगी, वो समझेगी रेडियस और लेंथ को। क्योंकि हम लोग जब छोटी छोटी चीजों का कैलकुलेशन करते ना है, ऐसे सर्किल हो गया ये वो, तो हम लोग मैथ में डिग्री को लेते हैं। लेकिन जैसे अर्थ हो गया या सन हो गया या मून हो गया, सन और मून या अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है ये सब हम लोगों को निकालना है तो हम लोग जो है उसमें रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। और प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है हम लोगों का प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस, जिसको अगर हम लोग शॉर्ट में रखें तो थीटा यानी एंगल, और डिस्टेंस दूरी को हम लोग एस बोलते हैं और रेडियस को हम लोग आर बोलते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लिया कि इस सर्किल का हम लोगों को लेंथ निकालना है, मान लिया इस सर्किल का हम लोगों को लेंथ निकालना है
कि बताइए लेंथ क्या होगा, और हम लोग इसको डिग्री लेकर के चले तो कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना टफ हो जाएगा, आप इस चीज को देख सकते हो। लेंथ का हम लोग निकालना है डिग्री लेकर के, तो जो एंगल दिया होगा उसको हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि 2 पाई आर, पूरे एक सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है हम लोगों को 2 पाई आर। तो हम लोगों को लेंथ इस तरह से निकालेंगे, एंगल को 360 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 में फिर पाई की वैल्यू हम लोग जो है 3.14 रखेंगे, फिर रेडियस की वैल्यू रखेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर इस फॉर्मूला से हम लोग चले, अगर रेडियन लेकर के चलते हैं तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये क्या है, हम लोगों को डिस्टेंस है, ये हम लोगों को क्या है, लेंथ। अगर हम लोगों को लेंथ निकालना है तो आर को थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आसान है। आर को एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लिया 180 डिग्री दिया हुआ है या 360 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, आर इंटू 2 पाई, और पाई की वैल्यू होती है 180, तो ये हो गया 360, और आर की जो वैल्यू दी रहेगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों को लेंथ निकल जाएगा। कितना आसान है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों को प्लेन एंगल का फॉर्मूला, और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है हम लोगों को रेडियन। और सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल में स्टेरेडियन होता है। तो ये सॉलिड एंगल क्या हुआ, हमने कहा कि ये तो सर्कल था हम लोगों का, लेट से मान लिया, तो सर्कल तो हम लोगों का 2D फिगर है ना, लेकिन अगर 3D में हो, अगर 3D में हो, सॉलिड एंगल को 3D में हो, जैसे आपने ये आइसक्रीम देखा, तो ये जो आइसक्रीम है, ये जो आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम का जो कोना हो गया, और आप इसको अंदर से देखोगे तो पूरा खोखला होगा, पूरा खाली स्पेस होगा, तो जिसमें आप स्पेस में आइसक्रीम भरते हो, ठीक है। तो जब ये आइसक्रीम इस तरह से भर जाएगा तो अंदर में एक सॉलिड शेप ले लेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको निकालना है सॉलिड एंगल का। अगर आपको फॉर्मूला लेना है तो इसमें यहाँ पर ओम लिया हम लोग, मान लिया इसको थीटा ही लेकर के चलते हैं, हम लोग इसको ले लेते हैं थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एरिया है अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला है। इसको शॉर्ट में लिखिए तो थीटा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या है कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट है ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि डायमेंशन किसको बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दे दें, पूरक मात्रक, ठीक है, 7 मूल मात्रकों के अलावा कोण को मापने के लिए 2 पूरक मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में भी यही चीज लिखा है, अपार्ट फ्रॉम 7 बेस यूनिट देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट यूज्ड टू मेजर एंगल्स। अगर आपको एंगल को नापना है तो आपको 2 और एंगल लेने पड़ेंगे। 2 क्या है, आर यूज टू मेजर एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आपको लेने पड़ेंगे। एक हो गया हम लोगों को समतल कोण, दूसरा है हम लोगों को घन कोण। समतल कोण का जो यूनिट है वो रेडियन है, और घन कोण का जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। दोनों का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया। कुछ न्यूमेरिकल है जो उसको हम लोग कर ले तो ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगा। कह रहा है कि जो मान लिया ये हम लोगों को अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को कर ले तो समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। सवाल कह रहा है कि अगर रेडियस ऑफ सर्किल 5 मीटर है और आर्क का लेंथ 10 मीटर है तो बताइए सेंटर पर कितना एंगल बनेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस 5 मीटर है और उसके चाप की लंबाई 10 मीटर है तो केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक रेडियस है, ठीक है ना, और ये हम लोगों को क्या हो गया, चाप की लंबाई यानी आर्क ऑफ लेंथ, यानी लेंथ ऑफ आर्क,
आर्क की लंबाई, ये क्या होता है, हम लोग इसको बोलते हैं आर्क। ये हम लोगों को क्या है, रेडियस दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि अंदर बनने वाली एंगल थीटा क्या होगी। तो अभी हमने देखा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की वैल्यू हम लोगों को 10 दिया हुआ है और रेडियस हम लोगों को 5 है। तो जो यूनिट बनेगी वो हम लोगों को क्या बनेगी, 2 रेडियन। तो जो हम लोगों को एंगल निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 2 रेडियन निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों का, इफ द एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर हमने जैसे स्फेयर देखा ना, स्फेयर देख के हम समझ जाएंगे ये बात 3D की हो रही है। और जैसे ही 3D की बात होगी तो यहाँ पर आ जाएगा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द एरिया, यदि किसी गोले का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उसका ठोस कोण क्या होगा। तो हम कैसे देखेंगे, अभी फॉर्मूला हमने देखा था कि जो थीटा होता है जो सॉलिड एंगल का, चलो यहाँ पर हम लोग ना सॉलिड एंगल के एंगल को हम लोग थीटा की जगह पर ओम मान लेते हैं। तो ओम यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या बोल दें, एरिया बाई रेडियस का होल स्क्वायर। यही था ना फॉर्मूला हम लोगों का। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्या कह रहा है, एरिया जो है ना आपका रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो बताइए सॉलिड एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, तो रेडियस का स्क्वायर बाई रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो कट गया, हमारे पास कितना आया 1, और 1 हम लोगों को क्या गया, 1 रेडियन आ गया। क्यों आ गया भाई, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एंगल को तो हम लोग रेडियन में नापते हैं, तो एंगल हम लोगों को 1 रेडियन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा है, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहला हमने जो है फिजिकल क्वांटिटी को देखा, फिर उसके टाइप्स को देखा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी को देखा। फिर हमने एफपीएस, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम को देखा। फिर हमने जो है स्टैंडर्ड यूनिट को देखा। फिर हमने क्या किया कि सप्लीमेंट्री यूनिट को डिटेल में समझा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आगे जो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में, और हम लोग जो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इस वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।